हेलो गाइस, कैसे हो। केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मैं बात बोलूं तो एक क्वेश्चन तो आता जाता है, मान के चलना, बाकी कभी कभी 2 और 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। है क्या चीज़, कहीं भी जैसे मान लो कि मोर देन 1 करेक्ट की बात करें तो कहीं एक स्टेटमेंट इसी का आ गया है, या फिर मैं बोलूं कि सीक्वेंस रिएक्शन से उसके अंदर कहीं डाल दिया इसको, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अपना टॉपिक आज का, ठीक है। और मतलब ये अगर टॉपिक पढ़ लिया ना तो बहुत सारी चीजें आज आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, है क्या चीज, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनको डिटेक्ट करने की टेक्निक सीखने वाले, और कुछ नहीं। जैसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, या मैं बोलूं उस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी आइडेंटिफाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एल्कोहल की बात करें तो उसमें एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है कि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर 1 डिग्री एल्कोहल है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल है। बात करें एल्डिहाइड कीटोन की तो पहली बात तो एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर उसमें बात करेंगे एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि कीटोन प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात। ऐसे ही अपन एमाइंस की बात करेंगे, उसमें भी एरोमेटिक प्रेजेंट है कि एलिफेटिक प्रेजेंट है, उसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बात कर सकते हैं, सारी की सारी जो बातें करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अपन 1 बाय 1 चलेंगे। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर जो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। क्या है? टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। किसकी बात करने वाले हैं? टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। पहले तो यही वर्ड आ जाता है कि अनसेचुरेशन होता क्या है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड की बात करते हैं, लेकिन वो भी कौन सा? कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं अपन। अगर कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस केस को अपन क्या बोलते हैं? अनसेचुरेशन, मतलब अनसेचुरेटेड बोल रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसके क्या क्या टेस्ट हैं देखो, आपको मैं बताऊं कि जो बातें हैं जो अपन यहां करने वाले हैं, एक तो Br2 की बात करेंगे, Br2 इन CCl4, एक तो ये बात करेंगे। एक क्या बात करेंगे अपन यहां पर जो करेंगे वो करेंगे बेयर्स रिएजेंट। किसकी बात करेंगे? बेयर्स रिएजेंट की बात करेंगे। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं Br2 CCl4 की। कौन सा रिएजेंट यूज में ले रहे हैं? Br2 CCl4। तो क्या इसकी रिएक्शन है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं अपन Br2 CCl4। अच्छा, Br2 CCl4 है वो कैसा होता है? रेडिश ऑरेंज कलर। कैसा होता है? रेडिश ऑरेंज। होगा क्या कि जैसे ही इसके ऊपर अगर इसने रिएक्शन कर ली तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा कलर। तो ये क्या बन जाएगा? एक तरीके से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस। CH2 रिएक्शन आपको पता ही है कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, ये आपको पता है। लेकिन ये बढ़िया बात हो गई कि Br2 CCl4 रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। अगर रिएक्शन किया तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा मिलेगा अपने को? मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो जो सॉल्यूशन अपने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कलरलेस मिलेगा। मतलब इसका कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपन यहां कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है? क्लियर हुई बात। और इसकी जो सेकंड रिएक्शन है वो कौन सी है? बेयर्स टेस्ट की बात कर ले अपन। बेयर्स टेस्ट। अच्छा, बेयर रिएजेंट होता क्या? पहले तो ये बात करें, किसकी बात करें? बेयर रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट ये होता है 1% कोल्ड एल्केलाइन KMnO4। बिल्कुल ही डाइल्यूट होता है KMnO4। इसको बोल रहे हैं अपन बेयर्स रिएजेंट। अच्छा, आपको पता ही है अच्छे से, उसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कैसे कि जो ये KMnO4 है इसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर। जो KMnO4 है इसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर होता है। तो यहां पर भी क्या होने वाला है? इसकी रिएक्शन क्या है? जैसे मैं बोलूं यहां पे बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं? KMnO4 से करा रहे हैं। मैं यहां बैलेंस नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूं। अच्छा, KMnO4 का रोल क्या है यहां पे? ओवरऑल कि करेगा क्या ये फाइनली कि OH सिस मतलब सिन पोजीशन में OH को ऐड कर देगा। तो ये CH2 OH CH2 बन गया। यहां तक की तो बात ठीक है, लेकिन इसका जो पिंक कलर है वो क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर बन जाता क्या? इधर MnO2 एक ब्राउन PPT बन जाती है यहां पे एक्चुअल में, लेकिन पिंक कलर तो डिस्चार्ज हो गया ना। देखो, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कलर जरूरी होगा कि कुछ ना कुछ कलर दिखेगा तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपन। तो यहां पर ये वाला कलर डिस्चार्ज हो रहा था, यहां पर कौन सा KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये दो जो आज अपने रीजन यहां पढ़े हैं अभी,
इसका काम क्या है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको बता देगा ये। लेकिन ध्यान देना इस बात को क्या, कि अगर ऐसा एरोमेटिक हो तो आपको पता है उसके ऊपर रिएक्शन नहीं होती है। एरोमेटिक डबल बॉन्ड, इसके ऊपर वो डबल बॉन्ड नहीं लेते हैं, ये एरोमेटिक का स्टेबल होते हैं, तो उसके ऊपर रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे। इंडिविजुअल कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है उस तरीके की, तो वहां अपन बात कर सकते हैं, ये एरोमेटिसिटी नहीं है। समझ में आ गई बात अच्छे से, क्लियर है? तो ये जो बात अपन पढ़ी अपन ने, कौन सी वाली, ये वाली, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के अंदर Br2CCl4 और बेस रिएजेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक की बात तो हो गई अपन। अब देखो मेरी बात सुनना, आपको एल्केन दे दिया, एल्किन दे दिया, और आपको बोले कि डिस्टिंग्विश करना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात कर रहा हूं मैं भी, बिल्कुल Br2CCl4 डालो, जिसके अंदर कलर मतलब डिस्चार्ज हो जाता है वो एल्कीन है, नहीं होता है तो वो एल्केन है। समझ में आ रही है बात? छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हुए चलेंगे और बड़ा कारवा होगा आज का, ठीक है, क्लास का। अब देखो सेकंड जो बात करने जा रहे हैं अपन इसके अंदर, वो है सेकंड, क्या है, टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। किसकी बात कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। दोनों बात करेंगे, पहले एल्कोहलिक की भी बात करेंगे और फिर अपन फिनोलिक की भी बात करेंगे। एल्कोहलिक का मतलब है कि कोई भी एल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर कौन सा अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको अपन एल्कोहलिक ग्रुप बोल रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, एल्कोहल का मतलब हो गया यहाँ पे OH, लेकिन एक बात बताओ कि पहले तो अपन को ये चेक करना है कि एल्कोहल प्रेजेंट है कि नहीं है, लेकिन उसके बाद में अपन को ये भी चेक करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है कि नहीं है, ये भी सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या टेस्ट है इसके, जो मैं आपको बोलूं, यहाँ पे देखो 1 बाय 1 बात करते हैं। यहां पे अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है कैन टेस्ट। द फुल फॉर्म ऑफ कैन इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले यहां पे आयोडोफोम टेस्ट की भी बात करेंगे। आयोडोफोम टेस्ट, एक टेस्ट और है उसको बोलेंगे ल्यूकास टेस्ट, और एक और है जिसको अपन बोलने वाले हैं यहां पे विक्टर मेयर टेस्ट। ये 4 टेस्ट है जो अपन पढ़ने वाले हैं यहां पे। समझ में आई बात? तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, किसकी क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सबसे पहले अपन फर्स्ट है इसके अंदर ए, कैन टेस्ट। अच्छा है क्या कैन टेस्ट? सिंपल अगर बात करें तो कभी अगर एग्जाम में आए तो आप याद रखना कि एल्कोहलिक ग्रुप है, अगर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाला है तो पिंक कलर दे देगा। मतलब मैं ये कहूं कि पहली बात तो होता क्या है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो देखो आप NH4 का होल ट्वाइस, CeNO3 का होल 6, ठीक है, ये होता है यहां पर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या होता है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। उसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया? एल्कोहल डाल दिया, और ये येलो कलर का सॉल्यूशन ही बनाता है, बना लिया। जैसे ही आपने ये रिएक्शन करवाई, मतलब जैसे ये रिएक्शन हुई, होते ही क्या हुआ कि यहां पर एक क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। और वो कैसा कॉम्प्लेक्स होता है? रेड और पिंक कलर का, रेड और पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है तो अपन कहेंगे क्या प्रेजेंट है? अरे क्या बोलेंगे? क्या प्रेजेंट है? एल्कोहल प्रेजेंट है। मतलब इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कैसा हो जाता है वो कॉम्प्लेक्स? CeNO3 का होल 4 ROH, कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो अपन कॉम्प्लेक्स पे ना जाने, ठीक है ना, अपन केवल ये बात करने जा रहे हैं कि सेरिक कभी भी आपको आएगी कैन टेस्ट की बात करें तो याद रखना है एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, पिंक कलर आ रहा है इसका मतलब एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और पिंक कलर नहीं आ रहा है तो एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गई? तो ये तो बात है अपनी यहां पे कैन टेस्ट की। अब सेकंड चल रहे हैं अपन आयोडोफोम टेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं सेकंड? यहां पे बी, आयोडोफोम टेस्ट। आयोडोफोम टेस्ट, अच्छा आयोडोफोम टेस्ट का क्या यहाँ पे मतलब है वो सुनो आप अच्छे से। पहली बात तो मैंने यहाँ पर क्लोरोफोम ब्रोमोफोम की बात नहीं करी, आयोडोफोम की बात करी है, मीन्स हेलोफोम रिएक्शन की बात करी है। एक सिंपल, आप हेलोफोम रिएक्शन को अच्छे से जानते हैं, क्या है वो कि अगर मैं कहूँ कि CH3CH, इधर को Z ग्रुप है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ये OH है, इस तरीके का कोई एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन X2 और बेस के साथ करवा रहे हैं, मतलब एल्किली वगैरह के साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ, तो यहाँ पर आपको पता है CHX3 बनता है और बाकी ZCWNA, ये सारी इधर की बात और आ जाएगी। अब यहां पर मैं X2 की जगह क्या लेने जा रहा हूं? I2, मतलब क्या लूंगा मैं यहां पे? I2।
अच्छा, I2 लेने का रीजन क्या है कि जो CHI3 बनेगा वो कैसे क्रिस्टल्स होंगे? अरे वो कैसे क्रिस्टल्स होंगे? येलो क्रिस्टल्स होंगे, येलो क्रिस्टल्स। तो आइडेंटिफाई करने में इजी हो गया ना कि येलो क्रिस्टल्स है, बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब देखो आयोडोफॉर्म के केस में अब आपको क्या क्या है, यहां एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल ये है कि मान लो आपको ये दे दिया कि CH3 CHOH, ये CH3 दे दिया पहली चीज तो, और दूसरा ये वाला एल्कोहल दे दिया। अच्छे से ध्यान देना इधर कि ये वाला दे दिया और ये वाला दे दिया। आपको बता देखो कैंटेस तो एल्कोहल बता रहा है, लेकिन ये क्या बता देगा कि यहां पर इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अब देखो यहां पर ये वाला जब इससे रिएक्शन करेगा, किससे किससे रिएक्शन करेगा? दोनों में अपन क्या डालने वाले हैं? I2 और NaOH डालने वाले हैं। दोनों में ही क्या डालने वाले अपन है? I2 और NaOH डालने वाले हैं। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला? I2 और NaOH डाला, समझ में ही बात। और दूसरे वाले में मैंने क्या डाला? I2 और NaOH डाला। तो यहां पर तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, मतलब कुल मिला के रिएक्शन इन द सेंस कि CHI3 नहीं बनने वाला है, लेकिन यहां पर क्या बनने वाला है? CHI3। और CHI3 का मतलब क्या बनने वाला है? येलो क्रिस्टल्स बनने वाले। अरे हाँ या ना? अरे येलो क्रिस्टल्स बनने वाले हैं। जब येलो क्रिस्टल्स बनेंगे तो अपन ये कहेंगे अगर आपसे बोला जाए कि दो है बताओ कौन सा है, तो जिसमें येलो क्रिस्टल बन जाए तो उसमें कह देना कि भाई साहब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्रेजेंट है। सीधी सी बात है, क्लियर हो गई बात। याद रखना इस तरीके के कुछ रिएक्शन, मतलब इस तरीके का कुछ कंपाउंड दे रखा हो तो ही वो येलो क्रिस्टल्स किसके साथ बनाएगा? I2 प्लस NaOH के साथ में। अगर इस तरीके का एल्कोहल हो तो नहीं बनेगा। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए सारी की सारी। क्लियर है? तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका हो गया। अच्छा, और इसका क्या आइडेंटिफिकेशन का सबसे बढ़िया तरीका है और क्या क्या हो सकता है, वो थर्ड अपन बात करने जा रहे हैं। सी है वो है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। किसकी बात करें हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट HCl। अरे क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो अपना ल्यूकास जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। अब देखो अपन क्या करने वाले हैं। मैं एक काम करता हूं कि 3 यहां पर बीकर या 3 टेस्ट ट्यूब ले लेता हूं। तो 3 में बीकर की बात कर लूं, ये 1, ये 2, ये 3। मैंने क्या किया है, इसके अंदर तो डाल दिया है CH3 CH2OH, एलिफेटिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं। इसमें डाल दिया मैंने 2 डिग्री एल्कोहल, मतलब दिस इज द 1 डिग्री एल्कोहल, दिस वन इज 2 डिग्री एल्कोहल, CH3 CH CH3OH। और यहां मैंने इसके अंदर डाल दिया CH3C CH3 CH3OH। ये कौन सा हुआ अपना? 3 डिग्री एल्कोहल। ये सब में डाल दिया। इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 डिग्री एल्कोहल, इसके अंदर डाल दिया 2 डिग्री एल्कोहल और इसके अंदर डाल दिया 3 डिग्री एल्कोहल। ये बात क्लियर है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबके अंदर क्या डाल दिया? ल्यूकास रिएजेंट। इसमें भी ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, इसमें भी ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया और इसमें भी ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया। अब इसका जो ऑब्जर्वेशन आता है वो क्या आता है वो देखो आप, ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट आएगा वो देख लेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है कि मैं पहले उसकी बात करूं 3 डिग्री अल्कोहल की, उस केस के अंदर टर्बिडिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? टर्बिडिटी। देखो टर्बिडिटी का मतलब यहां सेंस क्या है वो सुनना, मतलब इमीडिएट टर्बिडिटी आ रही है। क्या आ रही है? इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली, इमीडिएटली। आपको पता है जब ROH मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हैलाइड बनाएगा। तो हैलाइड बड़ा फास्ट बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन बहुत जल्दी बनेगा, तो हैलाइड बड़ा फास्ट बनेगा। जब फास्ट बनेगा तो उसकी आपको क्या दिखेगा? मतलब अलग से सेपरेट लेयर दिखेगी, तो आपको लगेगा कि इसकी टर्बिडिटी आ गई है। किस केस में? इस केस में, 3 डिग्री के केस में। टर्बिडिटी इसमें भी आती है, लेकिन ये 5 से 10 मिनट लेती है। क्या लेती है? टर्बिडिटी जब आती है तो 5 से 10 मिनट लेती है। वहां टर्बिडिटी क्या हो जाती है? इमीडिएटली आ जाती है। अपन टर्बिडिटी की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में टर्बिडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस केस के अंदर टर्बिडिटी आती है आफ्टर 30 मिनट। पहली बात तो 30 मिनट के बाद में। और कैसे आएगी वो सुनो, अपॉन हीटिंग। जब आप हीट करोगे ना तब जाकर के 30 मिनट के बाद में आएगी।
अगर हीट नहीं करोगे तो नॉर्मल में आएगी नहीं, टर्बिडिटी में बोल दूं। तो यहां पर बहुत बढ़िया तरीका है, क्या है एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का। आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला, 3 बीकर ले रखे, आपको पता नहीं किसमें 1 डिग्री, किसमें 2 डिग्री और किसमें 3 डिग्री है। आप तो ल्यूकास रिएजेंट डाल दो। ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद में अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई है तो 3 डिग्री अल्कोहल है। समझ में आ गई बात? मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं। फिर 5 to 10 मिनट लगा रहा है, इसका मतलब 2 डिग्री है, और नहीं आ रही किसी में तो अपन कह देंगे 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। सारे 1 डिग्री की बात नहीं करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, अगर किसी का कार्बोकेटन स्टेबल बन रहा है तो टर्बिडिटी तो फास्ट ही आएगी वैसा, वो 1 डिग्री अल्कोहल हो और भी हो सकते हैं। ठीक है बात? तो ये एक कौन सा टेस्ट है? ल्यूकास टेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास टेस्ट कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 की बात करते हैं पहली चीज। तो दूसरी बात की इस तरह की बातें होती है क्योंकि एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करना है। अब एल्कोहल का तो आइडेंटिफाई हो गया आपको, मान लो कैन टेस्ट से कर लिया कि चलो एल्कोहल प्रेजेंट है, लेकिन कौन सा प्रेजेंट है वो इससे देख लेंगे अपन। इसका एक और है मेथड, वो क्या है? विक्टरमेयर टेस्ट। उसको और देखते हैं। देखो 4 मतलब डी जो है 3 तो हो गए अपने, 4 है विक्टरमेयर टेस्ट। देखो इसके अंदर होता क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट काम में लेते हैं। वो क्या क्या रिएजेंट है? वो है P+I2, फॉस्फोरस है विद आयोडीन, पहले ये डालते हैं, फिर डालते हैं AgNO2, फिर डालते हैं HNO2 और लास्ट में डालते हैं NaOH। ये सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट है जो अपन यूज में ले रहे हैं। अब देखो होगा क्या, जो अपन बात कर रहे हैं कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अब मैं यहां पे ले लेता हूं, ये तो आपका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, CH3CH2OH, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, CH3CH3OH, और ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल, CH3CH3OH। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं यहां पर, क्योंकि एग्जाम के अंदर है ना मैकेनिज्म थोड़ा ना पूछेंगे वो, मैं यहां पर ये थोड़ी कहूंगा कि P+I2 से रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, AgNO2 डालेंगे तो क्या बनेगा, HNO2 डालेंगे फिर NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा। अपन को तो लास्ट का ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखना है कि लास्ट का कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है। तो आप जैसे ये सारे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस डालोगे, मैं कहूं कि ये सारे के सारे आप रिएजेंट यहां डाल रहे हो, यहां डाल रहे हो सारे के सारे, ये वाले जो रिएजेंट है 1 बाय 1 डालोगे आप, फिर आप लास्ट का ऑब्जर्वेशन, मैं यहां जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं लास्ट का बता रहा हूं, ये सीक्वेंस ऑफ पहले इसमें डाल दिए, फिर आपने इसमें डाल दिए, फिर बाद में इसमें डाल दिए। तो जैसे आपने यहां डाला, सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट की बात करें अपन, तो देखो हो क्या रहा है इस केस के अंदर, 1 डिग्री अल्कोहल अगर प्रेजेंट है तो रेड कलर आ रहा है। कौन सा कलर आ रहा है? रेड कलर। समझ में आ रही बात? 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है तो रेड कलर आ रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है तो ब्लू कलर आ रहा है। कौन सा कलर आ रहा है? ब्लू कलर। अरे कौन सा कलर आ रहा है? ब्लू। क्लियर है? और 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है तो क्या होगा? वो कलरलेस होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? विक्टरमेयर टेस्ट में मैंने सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट डाले, एक्चुअली क्या है यहां पर बनता है नाइट्रोलिक एसिड, और जैसे आप नाइट्रोलिक एसिड के अंदर NaOH डालोगे वो रेड कलर का शो करने लग जाएगा। यहां बनता है सूडोनाइट्रोल तो वो ब्लू कलर शो करता है। यहां पर वो रिएक्शन वहां तक होती नहीं है, मतलब यहीं पर रिएक्शन खत्म हो जाती है। जब यहां पर रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो आगे रिएक्शन NaOH के साथ में होने का सवाल ही नहीं है, तो उसको फाइनली अपन बोलते हैं कलरलेस। तो यहां पर आपको याद रखने वाली बात क्या होगी कि 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है, अगर रेड कलर का आ रहा है विक्टरमेयर टेस्ट के साथ में तो 1 डिग्री हो गया। देखो अब आप समझो, ल्यूकास टेस्ट की बात करें, इसकी करें तो ल्यूकास टेस्ट में टर्बिडिटी नहीं आ रही थी, ये करवाया तो रेड कलर आ गया, तो कंफर्म हो गया ना कि वो कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। इस तरह की बात कर सकते हैं अपन। समझ में आ गई बात सारी की सारी? अरे समझ में आ गई सारी की सारी बात। तो ये जितने भी अपन ने टेस्ट किए 4, कौन कौन से? कैन टेस्ट की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, अरे सेकंड कौन सा वाला? आइडोफॉर्म टेस्ट, थर्ड ल्यूकास टेस्ट, फोर्थ विक्टरमेयर टेस्ट। ये सारे के सारे एल्कोहल के टेस्ट हैं। देखो और भी छोटी छोटी बातें हो सकती है। आपको पता है एल्कोहल की रिएक्शन अपन की एक्टिव मेटल से करवा दें, सोडियम से करवा दें, पोटेशियम से करा दें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, तो वो भी एक तरीका है देखने का। ठीक है, छोटी छोटी बातें वो अपन ने यहाँ लिखी नहीं है, तो वो भी आप ध्यान में रखना। कहते हैं कि साहब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो आप ये मानोगे कि पता चले कि अपन एक दिमाग में बात होनी चाहिए। अगर आपको गए एल्कोहल और इथर, तो आपको पता है एल्कोहल में निकलेगी, इथर में नहीं निकलेगी, तो उस केस में आपको पता है अपन एसिडिक नेचर चेक कर रहे हैं यहाँ पे एल्कोहल का। क्लियर है? अब ये तो बात हो गई यहाँ पर एल्कोहल की। अब थर्ड अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं फिनोल की। तो करते हैं डिस्कस फिनोल को। थर्ड, टेस्ट ऑफ फिनोलिक
फिनोलिक का मतलब मैं यहाँ पर फिनोल ही ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मतलब ये वाला, ये फिनोलिक ग्रुप है, टेस्ट ऑफ द फिनोलिक ग्रुप। क्लियर है? अब देखो सुनो, इसके क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं वो है, तो बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है लिटमस टेस्ट की बात कर सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे, फिर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कुछ जो डिस्कस करने वाले वो डिस्कस कर देंगे, कुछ वर्बली बताने वाले होंगे ओरली तो वो बता देंगे। लिटमस टेस्ट की बात कर सकते हैं। मैं इसकी सोलिबिलिटी टेस्ट की भी बात कर सकता हूँ, सोलिबिलिटी टेस्ट। मैं यहां पर न्यूट्रल FeCl3 डाल करके भी बात कर सकता हूँ कि न्यूट्रल FeCl3 डाला तो क्या हुआ। यहां पर Br2 टेस्ट की बात सकते हैं, Br2H2 लिया तो उसके साथ में क्या हुआ इसका फिनोल का। यहां पर एक और है जिसको अपन बोल रहे हैं थेलिन डाई टेस्ट, थेलिन डाई टेस्ट। ये क्या होता है ये भी बात करेंगे। देखो टेस्ट एक और होता है, लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो ऐसे तो खूब सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उनकी तो अपन बात करेंगे ही करेंगे। यहां पे समझ में आ रही बात? तो देखो सबसे पहले तो अपन यहां बात करें लिटमस टेस्ट की, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बात कर लेते हैं। लिटमस टेस्ट, तो मैंने क्या किया, लिटमस पेपर लिया, भाई फिनोल ही लेके चल रहा हूं मैं, तो मान लो ये फिनोल लिया और इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं, लिटमस पेपर के साथ करा रहा हूं। लिटमस पेपर लिया तो आपको पता है ये कौन सा एच है, एसिडिक एच है। तो लिटमस का काम क्या होता है, जो लिटमस पेपर है वो क्या करेगा, जो एसिडिक एच है तो एसिड को किस में चेंज कर देगा, अरे किस में चेंज कर देगा, जो ब्लू होगा उसको किस में चेंज कर देगा, रेड में। मतलब जो लिटमस पेपर है एक तरीके से मैं बोलूं तो वो किस में चेंज कर देगा, उसको ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। तो अगर ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है तो अपन ये कहेंगे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब अपन फिनोल की बात कर सकते हैं। जनरल में बोल रहा हूं मैं, कोई कंफर्म टेस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा सोलिबिलिटी की बात करें तो लिख नहीं रहे हैं, आपको पता है फिनोल को NaOH के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो बिल्कुल सोल्यूबल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मैं आपको एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं पहले ही कुछ बातें। आप जो भी देखो नए हैं पहले तो सब्सक्राइब करें चैनल को, उसके बाद में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे रखे हैं, जितने भी पढ़ाए हैं जो इससे रिलेटेड होंगे वो भी दे रखे हैं, तो आप जाकर के एक बार उसको देखो आप अच्छे से। क्योंकि चीजें क्या होती है कि आप जब नई चीज पे आते हो ना तो पुरानी अच्छे से क्लियर हो तो नया में और मजा आता है पढ़ने का। मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं सर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता। अरे दिक्कत क्या होती है, आप बीच में उठा के पढ़ लेते हो तो पीछे का क्या उसमें बोला है वो समझ में नहीं आ रहा, फिर आगे का कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना बात। तो चलते हैं आगे। अब देखो ये तो हो गई इतनी बात। अब बात करें न्यूट्रल FeCl3 की। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रल FeCl3 की। वो क्या है देखो, न्यूट्रल, ये तो क्लियर हो गया सारा सर आपने जो बात कर रहे थे। अब न्यूट्रल FeCl3 में क्या है, मैंने फिनोल की रिएक्शन, ये अपना फिनोल है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, न्यूट्रल FeCl3 के साथ। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछी गई है। तो यहां पर एक होता क्या है, देखो इस तरीके से वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। किस तरीके का, ऐसा Fe, ये आपका फिनोल हो गया, ये 3- इस तरीके का वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। तो अगर वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो आप ये कहोगे कि फिनोल प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हुई बात की बात। आगे क्या है, Br2H2, तो देखो उसको भी देख लेते हैं। फिनोल की रिएक्शन करा रहे हैं Br2H2 के साथ। फिनोल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Br2H2 के साथ। अब देखो ध्यान से सुनना अच्छे से है कि Br2H2 होने वाली कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और Br2H2 है तो देखो वैसे भी OH ग्रुप जो है वो, OH जो ग्रुप है वो वैसे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अच्छा वाला होता है, अच्छा एक्टिवेटिंग होता है। साथ में H2 डाल दिया तो प्रोटोनेशन इसको, मतलब H को निकाल करके यहाँ पर वो नेगेटिव भी आएगा तो और अच्छा प्रोटोन, मतलब और अच्छा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे होगा क्या कि तीनों जगह कहाँ पर, ऑर्थो मेटा पैरा पे, ऑर्थो पे हो गया, सॉरी भाई, ऑर्थो और पैरा पे, तीनों जगह का मतलब दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे क्या बना लेगा, ये व्हाइट पीपीटी बना लेगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की व्हाइट पीपीटी बन जाएगी। तो ये भी एक तरीके का इसका बहुत बढ़िया वाला टेस्ट हो गया है। क्यों आपको क्या दिया जाएगा कि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, तो एक में थोड़ा सा आइडिया लगा, हाँ चलो ठीक है भाई OH तो है। फिर इससे आइडिया, इससे तो बहुत बढ़िया है कि न्यूट्रल FeCl3 वॉयलेट कलर दे रहा है तो फिनोलिक ये वाला ग्रुप फिनोल प्रेजेंट है। यहाँ से भी एक अपन कंफर्मेटरी कर सकते हैं कि व्हाइट पीपीटी है। वो करने के बाद में डायरेक्ट लगाओगे तो व्हाइट पीपीटी, तो आपको पता है अगर मैं एनिलीन ले लूँ और Br2 की रिएक्शन करवा दूं मैं तो भी वहां भी व्हाइट पीपीटी आती है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब आगे देखो बात करें थेलिन डाई टेस्ट, वो क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं।
देखो बात करें थेलिन डाई टेस्ट की। इस थेलिन डाई टेस्ट में क्या होता है, अपन क्या कर रहे हैं, फिनोल की रिएक्शन, ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले अपन किससे करा रहे हैं, थेलिक एनहाइड्राइड से। और आपको पता है थेलिक एनहाइड्राइड ये होता है C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन कराएंगे, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स काम में ले रहे हैं, यहाँ पर बनेगा फिनोप्थिलीन। क्या बनने वाला है, फिनोप्थिलीन। अच्छा कैसी स्ट्रक्चर होती है फिनोप्थिलीन की, वो देखो आप अच्छे से, ये कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है फिनोप्थिलीन की, ये OH और ये OH, ये अपन ने बना दिया यहाँ पे फिनोप्थिलीन। क्लियर है फिनोप्थिलीन। अब देखो फिनोप्थिलीन के बाद में क्या होगा, यहां पर मैं इसके अंदर आगे NaOH डाल रहा हूं। जैसे ही मैंने NaOH डाला, इसका कलर है वो रेडिश पिंक कलर, या मैं बोलूं कि पिंक कलर में चेंज हो गया, ठीक है। NaOH डालते ही ये इसमें चेंज हो गया साहब, ये तो बन जाएगा आपका यहां पे COO नेगेटिव, और यहां पर जो है ये डबल बॉन्ड O, और ये इधर है ये O नेगेटिव। तो ये वाला जो बन रहा है कंपाउंड, किसमें क्या डालने से, यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या कलर शो कर रहा है, पिंक कलर का। और एक्सेस में NaOH डालोगे तो यहाँ पर वापस वो कलरलेस हो जाएगा। तो थेलिन डाई टेस्ट का है कि आप फिनोल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, पहले फिनोप्थिलीन बना रहे हैं, थेलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पे NaOH डाल रहे हैं तो पिंक कलर आ रहा है। तो इससे भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रेजेंट है, फिनोल प्रेजेंट है। अच्छा आगे सुनो, इसका जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, थेलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन किससे कर रहा हूं, रिसोर्सिनोल के साथ। रिसोर्सिनोल, आपको इतनी सारी रिएक्शंस वगैरह नहीं देखनी, आपको तो डायरेक्ट याद रखना, उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, थेलिक एनहाइड्राइड। थेलिक एनहाइड्राइड। तो जब इससे रिएक्शन कराओगे आप थेलिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो यहां पर बनता फ्लोरोसिन, ग्रीन फ्लोरोसेंट और फ्लोरोसिन बनता है, जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रेजेंट है, रिसोर्सिनोल प्रेजेंट है। ये भी एक पूछा हुआ एक बार एग्जाम में, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिसोर्सिनोल की रिएक्शन थेलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो फ्लोरोसिन बनता है, ग्रीन फ्लोरोसेंट और फ्लोरोसिन की बात करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई है। तो इसकी रिएक्शंस, फिनोल की रिएक्शंस में क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, सोडियम के साथ करा के देख लिया, सोलिबिलिटी की बात कर लें, लिटमस टेस्ट की बात कर लें, इसके अलावा अपन ने क्या क्या देखा, न्यूट्रल FeCl3 की बात कर ली, थेलिन डाई टेस्ट की बात कर ली, एक और होता है लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, वो भी होता है, याद रखना अगर आपसे कभी आए यहाँ पे कि फिनोल इनोल की, तो लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, इंडोफिनोल वगैरह बनता है, लेकिन अपन वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, पूरा कपलिंग रिएक्शन हो रहा है, वो चाहे यहाँ पढ़ लो या फिर अपन नाइट्रो जो बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट है वहाँ पढ़ लो, क्योंकि आपको पता है कपलिंग रिएक्शन है, अपन बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट की रिएक्शन फिनोल अगर है तो आपको क्लियर अच्छे से है कि ऑरेंज डाई दे देता है वहाँ पे वो, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस किसकी थी, फिनोल की थी। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं आगे, वो पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एल्कीन एल्काइन की बात कर ली, एल्कोहल की बात कर ली, फिनोल की बात कर ली। तो अब जो 4th नंबर पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो 4th पढ़ने जा रहे हैं अपन टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब देखो बात यह है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले तो अपन को क्या करना है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। किसको करना है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। और उस कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद में अपन को यह चेक करना है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि कीटोन प्रेजेंट है। समझ में ही बात। तो देखो इसकी कौन कौन से टेस्ट हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले तो अपन क्या करेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड को चेक करने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड की भी बात कर लेंगे, 2,4-DNP की भी बात कर लेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं है, तो उसके केस में अपन आपको पता है कि टॉलेंस रिएजेंट की बात कर लें, फेलिंग रिएजेंट की बात कर लें, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात कर लें, सिफ रिएजेंट की बात कर लें, ये सारे के सारे एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहां से डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन यहां पर 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, वो है जो डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कि ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन की बात कर लूं, NaHSO3 की। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है।
उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन, NaHSO3 से करा रहे हैं। जब करवा रहे तो यहां पर आपको पता है कि SO3 Na और OH ये एक तरीके से एक एडक्ट प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। यहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। और ये इसके क्या मिल रहे हैं अपने को, अरे क्या मिल रहे हैं इसके, व्हाइट क्रिस्टल्स। क्या मिल रहे हैं, व्हाइट क्रिस्टल। अगर व्हाइट क्रिस्टल मिले तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है। समझ में आ रही, किसके साथ में, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में। ये एक्चुअल में इसकी जो रिएक्शंस है ये कार्बोनाइल कंपाउंड को, मतलब मैं बोलूं कि मान लो कि एसिड भी दे रखा है, अल्कोहल भी दे रखा है, वाटर दे रखा है, कार्बोनाइल कंपाउंड के मतलब प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन में भी इसको काम में लेते हैं अपनी इस रिएक्शन को, ठीक है। तो ये एक जनरल। हाँ, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या, एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे कैसे, वो सुनो कि कौन कौन से ऐसे कार्बोनाइल है। सारे कार्बोनाइल ये रिएक्शन नहीं करते, ये भी ध्यान रखना। कैसे, कि देखो जितने भी एल्डिहाइड है वो रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन कीटोन की बात करें तो CH3CO, और अगर मैं कहूं कि CH2CH3 ये वाला कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। CH3CO CH3 ये वाला कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो अगर यहां पर आप जैसे ही स्टीयरिंग इंटेंस थोड़ा सा बढ़ाने लग जाओगे तो फिर इसकी रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, मतलब NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड की। तो ये एक बात है, कभी एग्जाम में आ जाएगी NaHSO3 की रिएक्शन की बात करो तो इसके साथ नहीं होगी। ये भी अब अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया है, सारे कार्बोनाइल के साथ में नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक तो हो गया अपना सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन। दूसरा जो अपन ने बात करी अभी वो क्या था, 2,4-DNP। 2,4-DNP, अच्छा 2,4-DNP होता क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब देखो यहां पर क्या है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन जब आप H2 मतलब NH2Z के साथ करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ H+, यहां कैटालाइटिक लिया है अपन ने, और यहां से हीट वीट करके मतलब फाइनली क्या बना, H2 निकाल देते हैं और इस तरीके का एक प्रोडक्ट मिल जाता है अपने को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं इस केस के अंदर। ये सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड में आप पढ़ चुके हो, वहाँ पर आपने सेमी कार्बाजाइड की बात कर लें, ऑक्साइम्स की बात कर लें, वो सारी चीज़ें आपने बनाई हैं। मतलब सेमी कार्बाजोन की बात कर लें, वहाँ पे फिनाइल हाइड्राजोन की बात कर लें। तो इस केस में क्या होगा, देखो अच्छे से, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं, H2N NH, और ये है आपका क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये वाला। यहां से क्या करना है, H2 को निकालना है, और जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, NH, ये NO2 और ये NO2, ये क्या बन गया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये हाइड्रोजीन है और वो हाइड्राजोन बन गया। ये जो अब इसका, अच्छा इसी को क्यों लिया, और भी तो बहुत सारे थे। तो पहली बात तो इसको बोलते हैं ब्रेडीज रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, ब्रेडीज रिएजेंट, ये भी याद रखना, ब्रेडीज रिएजेंट। अरे कौन सा रिएजेंट बोला है, ब्रेडीज रिएजेंट। समझ में ये बात। अच्छा इसके जो है वो कैसे कैसे होते हैं, येलो ऑरेंज और रेड कलर के क्रिस्टल से होते हैं इसके, येलो ऑरेंज और रेड कलर के क्रिस्टल से होते हैं, सॉलिड होता है, मतलब ये बन जाता है। तो उससे अपन आइडेंटिफाई कर देंगे कि हाँ भाई कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। औरों के साथ में कलर नहीं आता है तो अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रिएक्शन तो हो गई लेकिन कलर नहीं पता चल रहा। यहां पर तो विजुअलाइजेशन से पता चल जाएगा कि हाँ भाई कलर आ रहा है, तो अपन एक बोल सकते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है। अब देखो कार्बोनाइल कंपाउंड के प्रेजेंट की तो कुछ बातें हो गई, अब इसके अंदर और घुसे अपन क्या क्या, कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि कीटोन प्रेजेंट है। तो देखो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, क्या क्या अपन ने कहा था कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड की बात करें और कीटोन की बात करें, तो जो मैंने कहा यहां पे टोलिन रिएजेंट, ठीक है, कौन कौन सा, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और सिफ रिएजेंट। ये सिफ रिएजेंट क्या होता है हल्का सा डिस्कस करेंगे इसको, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसका। तो इनके साथ में एल्डिहाइड तो रिएक्शन कर लेता है, अब क्या क्या होता है वो अपन चेक करते हैं। कीटोन के साथ में रिएक्शन नहीं होती है, तो यहां से अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या, कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले टोलेन रिएजेंट को डिस्कस करेंगे, फिर फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, और सिर्फ रिएजेंट क्या होता है उसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे किसके पास में चलते हैं, सबसे पहले टोलेन रिएजेंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, टोलेन रिएजेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद टोलेन रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज टोलेन रिएजेंट।
तो क्या होता है वो अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन होता है। क्या होता है अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन। मैं बोल दूं कि आप AgNO3 प्लस NH4OH। जब इसकी रिएक्शन इसमें कराओगे तो आपको ज्यादातर देखो इस तरीके से इस फॉर्म में दिखता है AgNH3 का होल ट्वाइस और OH माइनस इंटरेक्शन में दिखता है, ज्यादातर आपको इस तरीके से दिखाई देता है। ये टोलेंस रिएजेंट है, समझ में आई बात। अच्छा सुनो, क्या करता है क्या नहीं करता है। आपने एल्डिहाइड लिया, जैसे आपने ले लिया CH3CHO, इसकी रिएक्शन किससे कराई है टोलेंस रिएजेंट के साथ में AgNH3 का होल ट्वाइस, और मीडियम क्या है मतलब एक तरीके से बेसिक मीडियम है, आप यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। अपना जो मेन पर्पस क्या है कि ये तो चेंज हो गया CH3COO नेगेटिव में, ठीक है, और बाकी यहां जो बनने वाला है वो है Ag, और एक अमोनिया गैस भी बाहर निकलने वाली है। तो जो Ag जो बन रहा है ना, इसको यहां बोल रहे हैं सिल्वर मिरर। देखो होता क्या है कि जैसे आप टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया, ये लिया CH3CHO लिया, उसमें टोलेंट रिएजेंट डाला, तो इसकी वॉल के ऊपर क्या करेगा शाइनिंग जो है सिल्वर मिरर वो आपको दिखेगा यहाँ पे। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए इसको आपको पता है इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। इसकी खास बात क्या है वो सुनो, ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसके ऊपर भी रिएक्शन कर लेता है। वही टोलेंट रिएजेंट ले रहे हैं और ये क्या बना लेगा इस तरीके का कंपाउंड, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। बाकी वही सारा सिल्वर मिरर भी बनने वाला है, वो सारी सारी बातें हैं। ये इसकी खास बात है टोलेंस रिएजेंट की। बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस की बात करेंगे, फलिंग रिएजेंट की बात करेंगे, तो उस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसके ऊपर रिएक्शन नहीं होती है। और टोलेंट रिएजेंट तो अपने आप में देखो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं थोड़ी थोड़ी बातें। क्या क्या, फर्स्ट एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के साथ में रिएक्शन करता है। इसके अलावा कीटोन में भी अगर कहीं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, समझ में आ रही बात, मतलब इस तरीके की कोई दे रखा है आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे रखा है कोई ऐसा, उसके साथ में भी रिएक्शन हो जाती है। उसके साथ में भी टोलेंस रिएजेंट की बात करेंगे, मतलब टोलेंस की बात करेंगे कि कोलेमोलर रिएक्शन हो जाती है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। और क्या क्या बातें हैं आपको पता है कि जिसमें भी हेमीएसिटाइल लिंकेज प्रेजेंट है, जैसे ग्लूकोज की बात कर लें, फ्रक्टोज की बात कर लें, ठीक है। अच्छा फ्रक्टोज के अंदर बात करें तो किस तरीके की बातें हैं, देखो उसको थोड़ा सा और सुन लो अच्छे से कि फ्रक्टोज के अंदर तो कीटोन होता है सर, लेकिन आपको पता है बेसिक मीडियम के अंदर जो फ्रक्टोज है वो किस में चेंज जाता है, ग्लूकोज और मेनोज में, तो रिएक्शन तो हो गई ना। इसके अलावा मैं बात करूं माल्टोज की, लैक्टोज की, लेकिन आपको पता है आप क्या बोलते हो सुक्रोज इन नॉन रिड्यूसिंग, इसका मतलब सुक्रोज के अंदर कौन सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, हेमीएसिटाइल वाली लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। आप एक बार बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में उन फोटोज को देख लेना अच्छे से, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें अपन इसमें कर लेते हैं। क्लियर हुई बात। अच्छा एक चीज और है देखो इसके अंदर, वो क्या है, आपने कभी देखा होगा कि आर, गौर फरमाना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अब बताने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आप टोलेंट रिएजेंट से करा रहे हैं, तो पहले तो मुझे बताओ RC ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन टोलेंट रिएजेंट से होगी कि नहीं होगी, होगी। और क्या बनाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CAG, ऐसा कुछ बनाएगा जी, मेटल डेरिवेटिव बनेगा। कैसा पीपीटी बनाएगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा इस केस में। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि क्या यहां पर सिल्वर मिरर बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे मान लो आपको कीटोन दे दिया, जैसे आपको कोई क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो, या मैं बोलूं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सिल्वर मिरर, ठीक है। आपको दे दिया कि साहब CH3CHO दे दिया, आपको ये कीटोन दे दिया, आपको बेंजल्डिहाइड दे दिया, CH5CHO दे दिया, और आपको दे दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक दे दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। क्लियर हुई बात। अब आपको यहां पर जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछ लिया कि बताओ कौन सा सिल्वर मिरर बनाएगा, तो मुझे इतना बताओ जी, मुझे इतना बताओ ये सिल्वर मिरर बनाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कीटोन तो नहीं बनाएगा, ये वाला बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिएक्शन हो रही है। क्या ये बनाएगा क्या, पहली बात देखो इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये तो आप वैसे ही काट दोगे, पर इसके अंदर रिएक्शन होती है पर सिल्वर मिरर नहीं बनता है। यहां पे क्या बनता है, अरे भाई क्या बनता है, ये व्हाइट मेटल डेरिवेटिव है, व्हाइट पीपीटी बना लेता है, सिल्वर मिरर नहीं बन रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि रिएक्शन कर रहा है तो इसको इंक्लूड करोगे, सिल्वर मिरर नहीं, सिल्वर मिरर तो नहीं बना रहा है, ये अपने आप में खूबसूरत हो गया यहाँ पे ये क्वेश्चन। ये तो गलती करते हैं अपन, और क्या करते हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें करी अपन ने, मैंने ज्यादा इसको और भी ज्यादा एलोबरेट नहीं किया है,
मैंने जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको कुछ बोल दी है और कुछ यहाँ पे डिस्कस करवा दी है। टॉलरेंस रिएजेंट। अब अपन सेकंड इसकी बात करते हैं आगे, वो क्या है अपना, अरे क्या है अपना फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग्स रिएजेंट, देखो दो चीज है, एक है फेलिंग्स रिएजेंट और एक है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। जो फेलिंग्स रिएजेंट है वो क्या चीज है वो पहले समझो आप। इसमें क्या होता है, देखो पहली बात तो फेलिंग रिएजेंट होता क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है इसका। और ये होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, क्या होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये होता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये दोनों को अपन जब रिएजेंट यूज में लेना होगा तभी इनको मिक्स करते हैं, अदरवाइज क्या होता है ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है और खराब हो जाता है, डिटोरिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल है क्या चीज की फेलिंग रिएजेंट में अपन इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, फेलिंग रिएजेंट बन जाता है। अच्छा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है वो सारा सुनो, वो क्या है, मैं यहां पे बोलूं तो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसकी मिक्सिंग कर दी यहां पे एल्केलाइन सोडियम सिट्रेट। क्या डाल दिया, सोडियम सिट्रेट, सोडियम साइट्रेट बोल दो, सोडियम सिट्रेट बोल दो, जैसा भी आप बोलना चाहो। तो वहां पर सोडियम सिट्रेट और एक्वस, देखो यहां कुछ भी नहीं है, पोटेशियम टार्ट्रेट लिया, वहां सिट्रेट लिया, कुछ भी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, फेलिंग। अच्छा, दोनों के केस में क्या है वो सुनो। इस केस में भी आपको कौन सी स्पीसीज मिलने वाली है, Cu+2 इन एल्कलाइन मीडियम। क्या मिलने वाला है, Cu+2 मिलने वाला है एल्कलाइन मीडियम में। वहां से भी आपको ओवरऑल क्या स्पीसीज मिलने वाली है, Cu+2 एल्कलाइन मीडियम में मिलने वाला है। तो दोनों की रिएक्शन एक जैसी होने वाली है, दोनों की रिएक्शंस में कोई फर्क नहीं है। क्या कि जो भी ये एल्डिहाइड है RCHO, इसकी रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं, Cu+2 के साथ करा रहे हैं, मैं यही बोल दूं। और कौन सा मीडियम ले रखा है, बेसिक। दोनों की रिएक्शन एक साथ लिख रहा हूं मैं। और क्या बना रहा है, Cu2 क्या बना रहा है, रेड ब्राउन पीपीटी बना रहा है, एक तरीके से मैं बोल दूं रेड ब्राउन पीपीटी। प्लस ये किस में चेंज हो जाएगा, RCOO नेगेटिव में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि Cu2 रेड ब्राउन पीपीटी बना रहा है। कौन सा वाला, Cu+2 एक तरीके से किस में चेंज हो गया, Cu+1 में चेंज हो गया है। तो सेम रिएक्शन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दोनों की रिएक्शन सेम है, बस रिएजेंट का फर्क है, उसमें ये रिएजेंट काम में लेते हैं, इसमें ये रिएजेंट काम में लेते हैं, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, खास बात क्या है यहाँ की, देखो ग्लूकोज की रिएक्शंस भी हो जाएगी, उन सब की रिएक्शंस तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो वो रिएक्शन नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे बोलूं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट रेस्पॉन्ड विद फेलिंग रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो देखो आपको कभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दे दें क्या कि साहब एक तो दे दिया ये और एक दे दिया आपको ये, मतलब कहने का मतलब एक तो ये दे दिया और एक ये दे दिया, ठीक है, और आपको इनको डिस्टिंग्विश करना है बोले, तो क्या इनको डिस्टिंग्विश आप टॉलरेंट रिएजेंट से कर सकते हो क्या, बताओ। बेंजल्डिहाइड को और मतलब मैं बोलूं यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो क्या टॉलरेंट रिएजेंट से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों कि दोनों के साथ रिएक्शन हो रही है। अपन को वो रिएजेंट चाहिए जो एक पे करे एक पे नहीं करे। तो अब देखो CH3CHO फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालूंगा तो इसके ऊपर तो क्या हो जाएगी, Cu2O का रेड ब्राउन पीपीटी बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ की, क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक और इसके अंदर वो क्या है, सिफ रिएजेंट। तो उसको मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं, वो सुन लो अच्छे से। जो सिफ रिएजेंट है वो होता क्या है, देखो सुनो। एक पैरा रोजनेलिन हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन होता है पिंक कलर का, उसके अंदर जैसे ही आप SO2 गैस इंट्रोड्यूस कराओगे, तो जैसे ही आप SO2 गैस पास कराओगे इसके अंदर, उसका जो सॉल्यूशन का कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। अब आपने उसके पास में एल्डिहाइड लेके आए तो वापस वो पिंक कलर रीगेन कर लेगा, मतलब वापस पिंक कलर आ जाएगा। तो एल्डिहाइड लाने पे आया ना, समझ में आ रही है बात। तो आया तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ भाई सिर्फ रिएजेंट की बात, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो सिर्फ रिएजेंट वही है और कुछ भी नहीं है इतना, ठीक है। एक सिंपल सी बात करी यहाँ पे। तो ये सारी की सारी बातें जो अपन ने करी है यहाँ पे, वो किसकी करी है, अरे किसकी करी है, किसकी, एल्डिहाइड कीटोन्स की। अच्छा देखो सुनो, एल्डिहाइड कीटोन के केस में एक और है खूबसूरत बात, वो क्या है, देखो सुनो। आपको ये दिया है, मतलब कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको ये दिया है CH3CH2CHO,
और एक दिया है आपको CH3CHO। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैसे? कार्बोनिल कंपाउंड है, 2,4-DNP टेस्ट देगा, NaHSO3 बिल्कुल देगा, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, टोलेन एजेंट करेगा साहब, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सबके साथ रिएक्शन हो रही है। अब बताओ इनको डिस्टिंग्विश कैसे करें? इतनी सारी बातें तो हो गई। अब इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है क्या है, मैं बताओ, इसमें I2NaOH डालूं और अगर इसमें भी मैं I2 और NaOH डालूं तो यहां पर येलो कलर के क्रिस्टल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? येलो क्रिस्टल्स। जबकि बताओ यहां येलो क्रिस्टल्स बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि CH3CHZOH अगर ऐसा कुछ कंपाउंड कहीं नजर आ रहा है, I2NaOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, या फिर CH3CO ऐसा कुछ कंपाउंड नजर आ रहा है, आपको सारी बातें पढ़ा चुका हूं मैं यहाँ पे, ये वाली बातें। तो ये अगर कंपाउंड नजर आ रहे हैं तो वो कौन से की रिएक्शन करवाएंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन। I2 है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन की बात कर लेंगे, मतलब आइडोफॉर्म का येलो क्रिस्टल, CHI3 का येलो क्रिस्टल इस केस में तो मिल जाएंगे आपको, इस केस में नहीं मिलेंगे। तो इतना होने के मतलब एल्डिहाइड कीटोन की इतनी रिएक्शन आने के बावजूद भी अपन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं। अब देखो अच्छे से कर पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको सारी की सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इसकी किसकी, एल्डिहाइड कीटोन्स की, बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दी है। अब अपन जो बात करने वाले हैं आगे, फोर्थ तो हो गई, देखो क्या क्या हो गया, एल्किन की मतलब अनसैचुरेशन की बात कर ली, एल्कोहल की बात कर ली, उसके बाद में किसकी बात कर ली, फिनोल की बात कर ली, एल्डिहाइड कीटोन की बात कर ली। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लें, तो फोर्थ अपन बात कर रहे हैं, फोर्थ हुआ कि फिफ्थ हुआ, बताओ? 1 2 3 1 2 3 4, फिफ्थ किसकी? टेस्ट ऑफ CWH ग्रुप, टेस्ट ऑफ CWH ग्रुप, ये क्यों लिख दिया यहां पे, टेस्ट ऑफ CWH ग्रुप। अब देखो CWH ग्रुप का क्या क्या टेस्ट है, आपको दे रखा है, RCWH ले लो कोई बात नहीं, इसको ले लो, एक ही बात है। क्या क्या टेस्ट हो सकता है? देखो ज्यादा कुछ चीजें आती है तो उसको स्पीडली पढ़ लेते हैं। लिटमस टेस्ट बिल्कुल देगा, NaOH में सोल्यूबल बिल्कुल होगा। इसकी खास बात एक और आ गई, वो क्या क्या देखो, NaHSO3 सॉरी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट की बात, कि आपको पता है कि फिनोल लिया आपने और एक एसिड लिया, एक लिया आपने एसिड, ठीक है, इसमें भी आपने NaHCO3 डाला और उसमें भी आपने NaHCO3 डाला, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर तो ओवरऑल रिएक्शन होकर के CO2 की एफिरेसेंस निकल रही है, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, CO2 की एफिरेसेंस नहीं निकल रही है। तो बताओ यहां पर फिनोलिक, देखो लिटमस टेस्ट में दोनों पास हो रहे हैं, लेकिन NaHCO3 में एक फेल हो गया, एक पास हो गया। तो ये भी एक डिस्टिंग्विश का तरीका हो गया। बाकी ये नहीं कहोगे कि सर सारे क्या OH लगे हुए हों, आपको पता है पिक्रिक एसिड तो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। अरे भाई पिक्रिक एसिड है तो वो पास हो जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। ये NaHCO3 के साथ पास हो जाता है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल है वो भी पास इन द सेंस कि CO2 को एफिरेसेंस दे देगा। वो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी एसिड बेस रिएक्शन के अंदर कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती है जो CO2 गैस मतलब NaHCO3 के साथ में CO2 गैस रिलीज नहीं करती है, करती है, वो सारी बातें अपन ने कर ली थी। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट है NaHCO3 का टेस्ट किसके साथ में, एक तरीके से CWH ग्रुप के केस की बात कर लेते हैं। अच्छा इसके अलावा और क्या टेस्ट हो सकता है, वो है एस्टर टेस्ट की भी बात कर सकते हैं। आपको पता है एल्कोहल की रिएक्शन एस्टर के साथ करा दें, मान लो एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ पर एस्टर बनता है। तो कुछ याद है फ्रूटी स्मेल बोलते थे अपन यहाँ पे, ठीक है, तो वो फ्रूटी स्मेल आएगी तो अपन कह सकते हैं ना एल्कोहल लिया है अपन ने, ये तो अपन को पता है एल्कोहल लिया है, अब अपने ये डाला तो जैसे ही अगर फ्रूटी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब एस्टर बनेगा किससे, एसिड से बनेगा। तो ये भी एक इसका आइडेंटिफिकेशन का तरीका हो गया, किसका, एसिड का। तो कुछ छोटे छोटे से टेस्ट है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है कि किसके साथ रिएक्शन कर रहा है या CO2 की एफिरेसेंस दे रहा है, किसके साथ में नहीं दे रहा है। तो CWH का टेस्ट भी हो गया, साथ में इसकी रिएक्शंस भी होगी कि CO2 की बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और थी यहाँ पे, ये जो CO2 आ रही है वो इससे आ रही है कि इससे आ रही है, ये बताओ आप। तो ये जो CO2 आ रही है ये बेंजोइक एसिड की इससे आ रही है कि NaCO3 से आ रही है। ये CO2 ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी, ठीक है। मान लो मैं C18 यहां लिख दूं, C18 यहां लिख दूं, सॉरी C18 क्या कार्बन 14 है
तो मैंने कार्बन 14 यहाँ लिख दिया, कार्बन 14 यहाँ लिख दिया, मतलब यहाँ 14 लिखा और यहाँ कुछ नहीं लिखा, फिर पूछा CO2 के अंदर 14 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ये बात थी अपनी टेस्ट ऑफ CWS ग्रुप, कोई ज्यादा नहीं है बड़ा। अब जो अपन लास्ट बात करने वाले हैं वो टेस्ट ऑफ NH2 ग्रुप, तो चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 6 नंबर क्या है, टेस्ट ऑफ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ NH2 ग्रुप। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या, पहली बात तो NH2 में, NH2 का मतलब अपन एमाइंस की बात कर रहे हैं कुल मिला के, तो इस केस में क्या क्या कि एरोमेटिक एमाइंस है कि एलिफेटिक एमाइंस है, और एलिफेटिक में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जैसे वहां फिनोल था, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात करी थी, वैसे ही यहां भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करें, सबसे पहले क्या डिस्कस करें कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो उस केस के अंदर मैं ये कहूं, और वो भी अपन एलिफेटिक की बात करेंगे, तो सबसे पहले अच्छा यहाँ रिएक्शन कौन कौन सी है वो सुन लो एक बार आप। ठीक है, कार्बोनिल एमाइन रिएक्शन है, कार्बोनिल एमाइन रिएक्शंस की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे यहाँ पे, वो तो करनी है। इसके अलावा और कौन कौन सी रिएक्शंस है, जैसे हिंसबर्ग रिएजेंट्स को लेकर के बात करेंगे, HNO2 को लेकर के बात करेंगे। एक और होता है, वो बात तो नहीं करेंगे, होपमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, बता दूंगा आपको, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। एक कपलिंग रिएक्शन की भी बात करेंगे यहाँ पे जो भी है, तो वो सारी बातें करते हुए डिस्कस करेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। देखो इसकी खास बात क्या है, जितने आपके 1 डिग्री एरोमेटिक है चाहे एलिफेटिक है, प्राइमरी एमाइंस, प्राइमरी एमाइन, वो चाहे एरोमेटिक है, अरे क्या है, चाहे एरोमेटिक है चाहे एलिफेटिक है, प्राइमरी एमाइंस, उसकी रिएक्शन अपन क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहां पर जो भी है अपने एरोमेटिक लिया कि एलिफेटिक लिया है, मतलब RNC। अब R यहां पर जैसा भी है, अगर एरोमेटिक हो तो एरोमेटिक वाला R मान लेंगे, एलिफेटिक हो तो एलिफेटिक वाला R मान लेंगे। अगर यहां पर एल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है, आपको पता है इसकी ऑफेंसिव स्मेल आएगी, तो उससे अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 1 डिग्री एमाइन प्रेजेंट है। मैं आगे पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा, आगे क्या क्या बनने वाला, अपना मेन फोकस इसी पे है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब ये बन रहा है, कुल मिला के देखो CH3 है तो ये बन जाएगा, और एरोमेटिक है तो ये बन जाएगा NC। तो जो आइसोसाइनाइड बन रहा है उसकी ऑफेंसिव स्मेल आएगी, उससे अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 1 डिग्री एमाइन प्रेजेंट है। ये रिएक्शन आप अगर 2 डिग्री लोगे तो ये NC नहीं बनेगा, 3 डिग्री में भी नहीं बनेगा, केवल 1 डिग्री में ही बनेगा। तो पहले तो ये 1 डिग्री के केस में इतनी सी बात तो ये क्लियर होगी अपने यहाँ पे। अब कि सर एक बात बताओ आप, तो अगर हमारे को 1 डिग्री ऐसा दे दें, CH3 CH2 NH2 दे दें, और एक हमारे को 1 डिग्री ये दे दें, तो सर इनको आइडेंटिफाई कैसे करें हम फिर, ये भी तो 1 डिग्री है, इससे तो दोनों ही दे रहे हैं, तो चलो इसको भी देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले इसकी रिएक्शन है रिएक्शन विद HNO2, मैं सारी ही बातें करूंगा, रिएक्शन विद HNO2, और HNO2 कैसे बनाते हो आप, NaNO2HCl से, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। तो देखो अगर आपने लिया है कौन सा वाला, CH3 CH2 NH2 लिया है, उसकी रिएक्शन HNO2 से करवा रहे हो आप, नाइट्रस एसिड मतलब NaNO2HCl। ठीक है, तो यहां पर एल्कोहल बन रहा है CH3 CH2OH। ठीक है, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है थोड़ा सा इसका कि नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन देखो अगर आपने एरोमेटिक लिया है, उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन, NaNO2HCl, किससे करा रहे हैं, NaNO2 एंड HCl से करा रहे हैं, और क्या रख रहे हैं 0 to 5 डिग्री। अगर ये 0 to 5 रख दोगे तो भी अल्कोहल ही बनेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो N2Cl, देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। ये आपको सबको अच्छे से पता है, बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट इज स्टेबल एट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री, कि 5 डिग्री तक स्टेबल है। जैसे ही आप टेम्परेचर को हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके अंदर जो भी H2O होगा फाइनली फिनोल बना लेगा। ये समझ में बात, तो ये स्टेबल है। अब देखो इसका आइडेंटिफाई कैसे करें अपन, वो देखो कि यहां पर तो एल्कोहल बन रहा है, अगर मैं 0 to 5 डिग्री रखूं तो यहां पर एल्कोहल भी नहीं, मतलब फिनोल भी नहीं बन रहा, ना नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो एक तो छोटा सा आइडेंटिफिकेशन ये हो गया। अब इससे और आगे का क्या आइडेंटिफिकेशन है वो देखो आप अच्छे से। अपन ने क्या बना लिया, अरे अपन ने क्या बना लिया, बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट बना लिया।
अब मैंने क्या किया, आगे इसके फर्दर रिएक्शन कराऊंगा मैं और फिर इसकी भी कराऊंगा। तो मैंने इसकी फर्दर रिएक्शन कराई, ये बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट की, तो उस रिएक्शन को बोल रहे हैं अपन यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोल रहे हैं? कपलिंग रिएक्शन। अच्छा, कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है कि जो भी आपका बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट है, कौन सा? बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट, उसकी रिएक्शन आप एनिलीन से करा दो। पहली बात तो कपलिंग रिएक्शन है जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, NH2 है या NCH3CH3 है या फिनोल है, ठीक है, नेप्थोल है, उनके साथ ही होती है। अब आप यहाँ पर उसकी किसी और के साथ कराने लग जाओ तो फिर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इतना ज़्यादा, मैं बोलूँ तो कहने का मतलब रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। किस तरीके का बन जाएगा? N डबल बॉन्ड N और ये NH2। यहाँ पर येलो कलर की डाई बन रही है। क्या बन गई? डाई, येलो कलर की डाई बन रही है, एजोबेंजीन बन रहा है एक तरीके से यहाँ पे, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। तो येलो कलर की डाई बन रही है। कैसी बन रही है डाई? येलो कलर की डाई, ठीक है। अगर यही रिएक्शन आप बीटा नेप्थोल से करा दो, मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये, अच्छा सुनो, ये कैटालाइटिक H+ की मतलब एसिडिक एक तरीके से न्यूट्रल मीडियम ही होता है, और आप यहां पर बीटा नेप्थोल की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम होता है, स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम। इक्वेशन कई बार 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 ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये तो बीटा नेप्थोल वाला। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट, तो यहां पर जो डाई बनेगी, स्क्लेरेटेड डाई बनेगी, वो कुछ इस तरीके की डाई बन जाएगी, इस तरीके की। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। N डबल बॉन्ड N और ये आपका NH2, स्क्लेरेट रेड डाई, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, क्या आपको ही पता है कि ये लोग हैं तो ऐसी कहानी कुछ थोड़ी ना होने वाली है। अब बताओ, अगर आपने ये लिया है, कौन सा वाला 1 डिग्री है लेकिन एरोमेटिक लिया है, तो बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट बनाएगा, और उसके बाद में अगर इससे रिएक्शन करवाई तो ये बना लिया, बीटा नेप्थोल से करवाई तो ये बना लिया, फिनोल से कराई है तो वहां पे ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी। बस फिनोल के केस में कुछ नहीं है, NH2 किसी का वो जा जाएगा। कपलिंग रिएक्शंस की बात करें तो ये बड़ी ही अपनी अच्छी रिएक्शंस हो गई है, सारी की सारी समझ में आ रही है, सारी की सारी बात। ये अपनी बात हो गई कपलिंग रिएक्शन की, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, इसको एजोडाई टेस्ट भी बोलते हैं, आप इसको भी ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं इसको? एजोडाई टेस्ट। इसको मैं अगर कौन सी वाली को, जो अपन कपलिंग रिएक्शन है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है बात? अब देखो इसकी रिएक्शन है, अपन ने HNO2 की रिएक्शन है जो है वो किससे कराई है? 1 डिग्री अमाइन से कराई है। अब इसकी एक काम करते हैं, HNO2 की रिएक्शंस 2 डिग्री 3 डिग्री से भी करके अभी ही देख लेते हैं, ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि HNO2 भी किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर HNO2 की रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन से करा रहा हूं, R2NH, और उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? HNO2 के साथ। तो यहां पर देखो नाइट्रोसोअमीन बन रहा है, R2NNO, नाइट्रोसोअमीन बन रहा है। ये नाइट्रोसोअमीन क्या होता है? येलो ऑयली लेयर बनाता है, येलो ऑयली लेयर। अरे कहने का मतलब, आप जहां भी रिएक्शन कराओगे तो ऊपर एक येलो कलर की लेयर आपको दिख जाएगी। अगर येलो ऑयली लेयर आ रहा है तो अपन ये कहेंगे कि 2 डिग्री अमाइन परसेंट है। क्लियर है बात? यहाँ पे ये HNO2 के केस में हो रहा है। इसके बाद में अपन इसमें आगे चाहें तो जो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है वो भी करा सकते हैं सारा का सारा, लेकिन एक थोड़ा सा इसके बाद की बात करें तो येलो ऑयली लेयर की ये बात, अगर देखो कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि 2 डिग्री अमाइन दे रखा है और HNO2 दे रखा है, तो आपको ये देखना है कहाँ नाइट्रोसोअमीन बन रहा है, NO लग रहा है। बस छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना, आप क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे फिर आपके। अच्छा 3 डिग्री के केस में तो रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर मैं R3N लूँ HNO2 की बात करूँ तो मैं रिएक्शन की बात नहीं करूंगा। बस ज्यादा क्या बन जाएगा? अगर मैं छोटी बात करूँ तो एक सोल्ट बन जाएगा जो सोल्यूबल हो जाएगा, बस। हाँ, अगर एरोमेटिक एमाइन की बात करें इस तरीके की 3 डिग्री की CH3 की इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2, तो आपको पता है कि जो बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल NO+ है उसके, आपको पता रिएक्टिव है तो उसके पैरा पे चला जाएगा। कहाँ क्या बना लेगा? ये वाला N और ये आपका डबल बॉन्ड O और ये वाला ऐसा, ये बना लेगा। ये वाली रिएक्शन हो सकती है एक। यहां तो सोल्ट बनने वाला है भाई, ठीक है, यहां पर ये बन गया सारा का सारा। तो ये एक रिएक्शन इसकी हो सकती है 3 डिग्री अमाइन की बात करें तो HNO2 का जो HNO2 की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये वाली है। अरे वो तो है जो है ये वाली येलो ऑयली लेयर बनाता है।
तो यहां पर 2 डिग्री को जनरली क्या, और भी बहुत सारी अपन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, वो जनरल वे में देखो आइडेंटिफाई की फॉर्म में बात करें तो कलर की फॉर्म में बात करें तो 2 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने का बहुत अच्छा तरीका ये वाला एक। ठीक है, अब ये तो हो गई। अब देखो इसके आगे की बात करते हैं। ये HNO2 की रिएक्शंस होगी। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, क्या क्या पढ़ लिया भाई? कार्बन एमाइन रिएक्शंस पढ़ ली, एजोडाई टेस्ट की बात कर ली, HNO2 की भी बात कर ली है। तीन चीजें तो पढ़ ली है। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं भाई हिंसबर्ग टेस्ट। किसकी बात करने जा रहे हैं? हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट। अच्छा, हिंसबर्ग टेस्ट का मतलब क्या है? यहां पे अपन कौन सा रिएजेंट काम में ले रहे हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। अरे कौन सा रिएजेंट है भाई? हिंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा, हिंसबर्ग रिएजेंट देखो आपको पता, टोलेंट रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी कभी। तो वो आपके लिए किस्मत वाली बात है कि छोटी छोटी चीजें पूछ ली है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या होता है? C6H5SO2Cl। अच्छा, इसकी रिएक्शंस कैसे कैसे होती है वो देखो आप। मैंने यहां पर किसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अपन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। दिस रिएक्शन यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं RnH2। RnH2 की रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से। आपको पता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखी रिएक्शन। इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर जाके लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहां पर सल्फोनामाइड बनेगा कुछ ऐसा, S डबल बॉन्ड O, ये N, ये H और ये R, सल्फोनामाइड बनेगा। अब देखो यहां पे मैंने NaOH डाला, तो बताओ NaOH डाला तो NaOH डाला तो आपको पता है ये एसिडिक H है। जब ये एसिडिक H है और NaOH डाला तो ये इसमें क्या हो जाएगा? सोल्यूबल। तो क्या यहां से आइडेंटिफाई किया अपन ने कि 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मींस आप हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाओगे तो क्या बनेगा? सल्फोनामाइड बनेगा। वो एसिडिक H रखता है जो NaOH के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। अब साहब सेकंड रिएक्शन क्या है इसकी वो देखो। अगर मैं यहां पर 2 डिग्री अमाइन लेता हूं और उसकी रिएक्शन कराता हूं तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा कुछ तो बन जाएगा। अरे भाई ऐसा कुछ तो बन जाएगा, पर इसके आगे अगर NaOH डालूंगा तो सोल्यूबल थोड़ी होगा। क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। अरे इनसोल्यूबल ही होगा ना। क्यों होगा? एसिडिक H नहीं है तो इनसोल्यूबल हो जाएगा। अब बताओ 3 डिग्री है तो मैं रिएक्शन लिखूं क्या? बोलो भाई। अगर बेंजीन सल्फोनाइल की रिएक्शन है, अगर मैं कहूं क्या होगी? क्या यहां ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि HCl नहीं निकलेगा तो रिएक्शन होगी नहीं। क्लियर बात है। तो ये एक हिंसबर्ग, तो पहले तो हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है? हिंसबर्ग टेस्ट तो है ये। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट ये होता है। फिर वो किस तो 1 डिग्री के साथ में NaOH डालते हैं फाइनली तो सोल्यूबल, 2 डिग्री में इनसोल्यूबल है और 3 डिग्री के अंदर यहां तक तो बन ही रहा है ना। इसमें तो नो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो एक जो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी वो कौन सी थी? अरे कौन सी थी? होपमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। होपमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मैं देखो सारी बातें तो नहीं करूंगा इसके अंदर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन आप CH2 के साथ कराओ सबसे पहले। तो किसके साथ? CH2 के साथ। तो ऐसा कुछ बन रहा है देखो, RNHC डबल बॉन्ड SSH। ठीक है, अब आगे HgCl2 डाल देते हो तो ये बना लेता RnCS, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, ये जो है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, इसकी जो स्मेल है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है। इसकी स्मेल कैसी होती है? मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है। जब अपन ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन इससे कराएंगे तो मस्टर्ड ऑयल की अगर स्मेल आ रही है तो 1 डिग्री अमाइन प्रेजेंट है। बस बाकी का ज्यादा आगे डिस्टिंग्विश की बात नहीं कर सकते क्योंकि देखो मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन हो गया, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो अपन 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ अगर इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है ना, तो ये वाली रिएक्शन भी ठीक है, हिंसबर्ग वाली भी ठीक है, लेकिन बताओ सबसे अच्छी कौन सी? HNO2 वाली कि येलो वाली लेयर 2 डिग्री में बन रही है।
तो वहां से अच्छे से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। 1 डिग्री में तो चलो ठीक है, कार्बन एमाइन भी होगी और एजोडाइटेस्ट की भी बात कर ली। तो ये सारे के सारी जो रिएक्शंस पड़ी है वो किसकी है, एमाइंस की है। तो ये अपना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो चीजें थी वो तो सारी की सारी ये है। अब अपन आगे है ना इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। कह रहा है द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कंपाउंड एक्स एंड देयर इन्फेरेंसेस की बात करी है इन्होंने कि टेस्ट है और इन्फेरेंस बोला है कि टेस्ट क्या किया है। अच्छा सुनो एक बार अच्छे से, ये कह रहा है कि टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कंपाउंड एक्स, ठीक है। ये कंपाउंड दे रखे इन्होंने, बोला कंपाउंड एक्स इज, तो 1 2 3 4 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं। क्या बोल रहा है कि टेस्ट अगर हम उसके ऊपर 2,4 डीएनपी टेस्ट करवा रहे हैं उस पर, तो कलर्ड पीपीटी बना रहा है, पहली चीज। सेकंड बोला आयोडोफॉर्म टेस्ट करवा रहे हैं तो येलो पीपीटी बना रहे हैं। और थर्ड कह रहा है कि एजोडाई टेस्ट करवा रहे हैं तो नो डाई फॉर्मेशन, मतलब एजोडाई टेस्ट करवा रहे हैं तो किसी भी प्रकार का डाई का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग अपने को ये सेलेक्ट करना है इनमें से कि कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब व्हाट इज एक्स, ये पूछा इन्होंने। तो देखो सुनो, सबसे पहले 2,4 डीएनपी, अब आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 2,4 डीएनपी टेस्ट क्या बता रहा है, ये कलर्ड पीपीटी बना रहा है, इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के केस में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। कौन कौन सी चीजें बताई थी कि अगर इस तरीके की कंडीशन कहीं दे रखी हो तो भी वो आयोडोफॉर्म देगा, और इस तरीके की कंडीशंस कहीं दे रखी हो तो भी वो आयोडोफॉर्म देगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। यहां तक क्लियर हो रहा है। एजोटाइप टेस्ट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब एरोमेटिक एमाइंस नहीं देखना है अपने को, क्योंकि आपको पता है कि एरोमेटिक जो अमाइन है वो एजोडाई टेस्ट देता है। अरे पहले डाइजेटाइजेशन करवाएंगे NH2, दिस इज द NH2। तो सबसे पहले अपन क्या करवाएंगे, इसका डाइजेटाइजेशन करवाएंगे। उसके बाद में जो भी फिनोल से करवानी है कि एनिलीन से करवानी है, बीटा नेप्थोल किससे भी करवानी है, वो अपन आगे रिएक्शंस करवा लेंगे। अब देखो, अब अपने को यहां चेक करना है कि एक तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये चेक करो कि कार्बोनिल ग्रुप किसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, देखो देखो ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है पीपीटी बनाएगा। तीनों के तीनों क्या करेंगे, इस पे रिएक्शन करेंगे, ये बात तो हो गई। अब आओ दूसरी चीज ये आ गई है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करें, येलो पीपीटी। तो देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट की येलो पीपीटी की बात करें, ढंग से समझना, CH3CO ये रहा, यहां पे नहीं देगा येलो पीपीटी और यहां पर भी नहीं देगा। तो अपना क्लियर ये हो गया कि ना तो ये आंसर है ना ये आंसर है। अब देखो आंसर तो क्लियर हो गया कि बी है, लेकिन एक और उससे कंफर्म और कर लेते हैं। कह रहा एजो डाई टेस्ट नो डाई फॉर्मेशन, क्या वाकई में ये डाई फॉर्मेशन कर रहा है क्या? समझ आ रही बात? कई बार क्या होता है कि अपन ने ये देख तो लिया, यहां तक का तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए कि जहां पर डाई फॉर्मेशन कर रहा हो। समझ में आ रही है बात? अगर सपोज करो यहां पर COCH3 देता तो फिर डाई फॉर्मेशन करता कि नहीं करता, ये क्लियर हुई ना बात। लेकिन हेलोफॉर्म रिएक्शन तो देता। तो आंसर यहां से क्लियर हो गया है कि कौन सा आंसर आएगा, अपना बी आंसर आएगा। थोड़ी सी चीजें हैं दिमाग में आप रखो अच्छे से कि हाँ कौन सा क्या कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे 2,4 DNP का क्या रोल है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे कैसे पता चलेगा अपने को, एजोडाई टेस्ट का कैसे पता चलेगा, ये दिमाग में है तो क्वेश्चन में कहीं जोर नहीं आएगा, आप फटाफट उसको सोल्व कर लोगे। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मैच बिटवीन, देखो क्या कह रहा है, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकंड इज, 2 आइटम्स दे रखे हैं। क्या किया है, ड्रग दे रखी है क्लोरोजेलिनोल, नोरएथिएंड्रोन, सल्फापाइरिडिन और पेनिसिलिन। इसकी मतलब टेस्ट की बात करी है इन्होंने, और इधर क्या दे दिया आपको कि कार्बिलेमिन टेस्ट दे दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट दे दिया, फेरिक क्लोराइड टेस्ट और बेरिस टेस्ट दे दिया है। पहले तो ये पता होना चाहिए कार्बिलेमाइन कौन देता है, मतलब 1 डिग्री अमाइन देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको पता होना चाहिए कि पिक्रिक एसिड आ गया हो या फिर 2,4 डाइनाइट्रो या फिर बेसिकली COOH ग्रुप प्रेजेंट हो वो देगा। फेरिक क्लोराइड फिनोलिक OH हो, कंपैरेटिवली बात करें तो अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। बेरिस टेस्ट की बात करें तो अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, ये बात यहाँ तक ही क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि इनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए, क्लोरोजेलिनोल, नोरएथिएंड्रोन, सल्फापाइरिडिन और पेनिसिलिन। अगर इनकी स्ट्रक्चर से आपको आती है तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर है देखो आप 1 by 1। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्लोरोजेलिनोल की, तो एक काम करता हूं जो जो यहां बन रही है छोटी स्ट्रक्चर तो ये बना लेते हैं। तो क्लोरोजेलिनोल की स्ट्रक्चर को जैसी बनेगी जी, ये OH, ये आपका CH3, ये आपका CH3 और ये Cl।
पैरा पे, ठीक है। तो ये बन गई आपकी क्लोरोजाइलिनोल की स्ट्रक्चर। अब नॉरेथिएंड्रोन की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो वो देखो इधर बना लेते हैं। नॉरेथिएंड्रोन की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस तरीके का ये कार्बन स्केलेटन होता है, ये कार्बन स्केलेटन। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ये यहां बना लेते हैं नॉरेथिएंड्रोन की स्ट्रक्चर। अब देखो अच्छे से, यहां पर होता है एक OH और एक होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां होता है CH3, ठीक है, और ये है यहां डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर होती है आपकी नॉरेथिएंड्रोन की। किसकी होती है, नॉरेथिएंड्रोन। क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब है सल्फापाइरिडिन। देखो सल्फापाइरिडिन की स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सी स्ट्रक्चर है। क्या है, ये वाली NH2 SOONH और ये पाइरिडीन। ये आपकी स्ट्रक्चर होगी सल्फापाइरिडीन की। किसकी स्ट्रक्चर होगी, सल्फापाइरिडीन। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से। अब स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, RCONH, इसको चलो बना लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, RCONH, ये 2 CH3 है और ये COOH। ये स्ट्रक्चर बना लिया अपन ने पेनिसिलिन की। देखो बहुत सारे पेनिसिलिन होते हैं, पेनिसिलिन G, पेनिसिलिन V, वो सारा डिपेंड R पे करता है, ठीक है। तो इतनी अपन यहाँ पे इतनी स्टडी नहीं करनी है, बस अपने को अपना क्वेश्चन सोल्व करना है और कुछ नहीं है। देखो आ जाओ। अच्छा सबसे बड़ी बात है, देखो दिक्कत ये है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर स्ट्रक्चर्स हम कैसे याद करेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर्स याद नहीं करनी है, आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊं कि इन स्ट्रक्चर्स, देखो क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपने को करना भी पड़ेगा आजकल। अब इनका तरीका ये है कि आपको किसी भी स्ट्रक्चर्स में जाकर के एक बार उसको ऐसे देख लेना है कि यार इसमें कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, जैसे फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है क्या, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है क्या, या कोई ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है क्या। क्यों, इससे क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आपको आज पढ़ाया ना, बड़ा ही मजेदार बातें थी वो। क्यों कि सब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, बेयर्स रिएजेंट की बात कर लेंगे, वो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है 1 डिग्री। तो ये बातें आपको ये ध्यान देना है, आपको ये थोड़ा करना है कि कौन सा कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है अगर ये CH3 बिठा दो तो ये स्ट्रक्चर कुछ अलग ही बन जाएगी। तो आपको इतना याद नहीं रखना, आपको रखना है कि COOH प्रेजेंट है क्या। समझ में आ रही बात। जैसे अब देखो क्या क्या याद रखने वाली बात होगी इस केस में। अपन देखें तो यहाँ पर COOH प्रेजेंट है क्या, तो थोड़ा सा दिमाग में, हाँ कि पेनिसिलिन में COOH प्रेजेंट होता है, याद हो गया, साथ साथ ही कर लो। अच्छा यहाँ पर देखो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब एनिलीन टाइप का ग्रुप या 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट है। इस केस में देखो ट्रिपल बॉन्ड H प्रेजेंट है कि नहीं है। अच्छा उसमें देखो फिनोलिक H प्रेजेंट है कि नहीं है। कुछ चीज समझ में आ रही है। तो बस इतनी सी चीजें दिमाग में रखो, हाँ कि ठीक है यार क्लोरोजाइलिनोल, यू नो वेरी वेल, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ डिटोल, ट्रपिनियोल एंड क्लोरोजाइलिनोल। तो ये एक इसका कांस्टेंट है डिटोल का, ठीक है। ये भी एक नई चीज है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डिटोल के कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। कह रहा था करेक्ट मैच बिटवीन द आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकंड। पहला कह रहा है क्लोरोजाइलिनोल। अब बताओ क्लोरोजाइलिनोल की बात करें तो मैं क्या यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। कौन सा वाला, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। बिल्कुल न्यूट्रल FeCl3। आपको पता है कि फिनोलिक कम दे रखा है, न्यूट्रल FeCl3 है तो वो कौन सा कलर दे देगा, अगर फिनोल है तो वायलेट कलर दे देगा, कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। तो ठीक है, इसका मतलब ये फेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट तो दे रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि एक किसके साथ, एक की मैचिंग किसके साथ हो रही है, R के साथ। मैं इधर लिख लेता हूँ कि एक की मैचिंग R के साथ हो रही है, क्योंकि देखो इन्होंने एक ही मैचिंग करी है तो अपन एक एक मैचिंग ही करते हुए चलेंगे, जो भी मैचिंग करेंगे देख लेंगे फाइनली। अच्छा आगे सुनो, नॉरेथिएंड्रोन की बात करिए तो नॉरेथिएंड्रोन के केस में एक चीज देखो आप कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ ही आ रहे हैं। तो बेयर्स टेस्ट की बात करें अपन, बेयर्स टेस्ट की बात करें तो आपको पता है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 की बात करते हैं अपन, पिंक कलर डिस्चार्ज होता है। तो इसका मतलब जो बी है उसका आंसर क्या आएगा, एस आएगा। अरे इतना तो लेते हुए चलें, फिर और देख लेंगे। फिर आगे बात करते हैं सल्फापाइरिडिन। देखो सल्फापाइरिडिन के केस में बात करूं कि NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप और किसी में नहीं है,
1 डिग्री अमाइन। इसका मतलब इसका कंफर्म है कि पी आएगा। क्या आएगा? सी का आंसर क्या आएगा? पी आएगा। कार्बिल अमाइन बिल्कुल 1 डिग्री अमाइन देता है। ठीक है, अब देखो अब ये मत बोलना सर एक एक दे रखा तो उसका आंसर होगा, तो क्रॉस चेक भी कर लेंगे। तो अब देखो पेनिसिलिन का बोल रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन सी बात कर ली? NaHCO3 की। अरे कौन सी बात कर ली? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की बात कर ली इन्होंने। NaHCO3 का आपको अच्छे से पता है COOH है, NaHCO3 के साथ में क्या देता है? CO2 की फ्रिक्वेंसी देता है। मतलब इसका आंसर क्या आ गया? R आ गया। अगर ऐसा कहीं मैच है तो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो RSPQ, तो QPSR नहीं, RSPNQ। ठीक है, इसमें तो ऊपर नीचे कर दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है, बस सोचना क्या स्ट्रक्चर्स है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो होता क्या है कि सर अब स्ट्रक्चर्स भी याद होकर कैसे करेंगे, ऐसा कुछ बड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल दिक्कत आती है, लेकिन आप देखो एक बार ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो ये पढ़ा दिए तो याद हो ही गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि जैसे COOH है इसमें प्रेजेंट है, NH2 इसमें प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ OH, देखो OH भी है। आप बताओ सोडियम के साथ में रिएक्शन करवा सकता हूँ मैं इसकी अच्छे से? यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा, एसिडिक H है। आपको ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन H की बात कर ले, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, याद है? टॉलरेंस रीजन की कुछ बात कर सकते हैं यहाँ पर भी अपन, है ना? तो चीजें ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होगी, इसलिए तो करवाए जा रहे हैं क्वेश्चंस। समझ में आई बात? चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, कोई एरोमेटिक कंपाउंड ए है, देखो बोला है आइडेंटिफाई ए, C7H8O। तो याद रखना, पहले फॉर्मूले पे आना C7H8O, तो पहले तो ये देख लेना C7H8O की फोटो है किसमें, सब में तो बात अलग है, नहीं तो एक आधा ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है। फिर कह रहा है गिव द फॉलोइंग टेस्ट विथ गिवन रिएजेंट, इन रिएजेंट के साथ में फॉलोइंग टेस्ट दे रहा है। अब जो भी है सोडियम मेटल के साथ में पॉजिटिव दे रहा है, तो दिमाग में आना चाहिए कहीं ना कहीं एसिडिक H प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर जैसे एल्कोहलिक H भी एसिडिक कैरेक्टर होता है, आपको पता है इन केस ऑफ द सोडियम, अपन बोलते हैं एसिडिक रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। फिर कह रहा है FeCl3 नेगेटिव, FeCl3 नेगेटिव बोलते ही दिमाग में बात क्या आई कि फिनोलिक ग्रुप एब्सेंट होना चाहिए उस केस में, तो फिनोलिक ग्रुप कहीं दिखे तो उसको पहले काट देना। फिर कह रहा है ल्यूकास टेस्ट के साथ में पॉजिटिव, इसका मतलब एल्कोहलिक OH की बात कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो आ जाओ देखो 1 by 1। सबसे पहले कह रहा है सोडियम के साथ में, देखो सोडियम के साथ में तो ये भी रिएक्शन करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये तो नहीं करेगा, इथर है, तो इसका मतलब सोडियम के साथ में पॉजिटिव, तो ये आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। फिर कह रहा है न्यूट्रल FeCl3 नेगेटिव, तो ये तो भाई पॉजिटिव दे रहे हैं, तो ये आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। बचा गया ये, फिर भी चेक कर लो ल्यूकास टेस्ट दे रहा है क्या? पॉजिटिव दे रहा है, तो अपना आंसर क्या हो गया? ये हो गया। बताओ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में घूम रही है। और आज तो बहुत ही शानदार आपको एक साथ पढ़ाया पूरा, तो अपने आप ही मजेदार हो गया कि चीजें सारी क्लियर होती चल रही है। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, C4H8O दे रखा है, C4H8O दे रखा है, उसकी रिएक्शन 2,4-DNP से बोले पॉजिटिव है, I2OH आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर ली, पॉजिटिव दे रखा है, AgNO3NH4OH टोलेन रिएजेंट की बात कर ली, किसकी बात कर ली? टोलेन रिएजेंट की। कह रहा है नेगेटिव दे रहा है, बात समझ आ रही है? अब देखो समझो अच्छे से, C4H8O, तो पहले तो सब में चेक कर लो C4H8O, इसकी डिबी निकालो ना C4H8O की, तो आपको पता है C4H8O की डिबी 1 आएगी, तो देखो इस केस में तो 2 डिबी आ रही है, इसमें भी 2 डिबी आ रही है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएंगे किसी से। तो अरे हाइड्रोजन 8 है, इसमें हाइड्रोजन कितने 2 4 6, इसमें कितने 2 4 5 और 6, तो 2 तो वैसे ही गलत हो गए। लो साहब, अब ने कुछ किया ही नहीं, आकी का देखा ही नहीं। समझ में आई बात? चलो चलते हैं फिर भी आगे। अब ये कह रहा है 2,4-DNP, तो 2,4-DNP तो सारे कार्बोनिल देते हैं, तो सारे ही देंगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए हैं, लेकिन फिर भी चेक करें तो देते हैं। I2OH की बात करें तो मैंने आपको पढ़ा दिया बार बार में I2OH की बात, आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्या बातें हैं कि CH3CHOH वाला आयोडोफॉर्म देगा और डबल बॉन्ड वाला देगा। तो देखो इस केस में ये आयोडोफॉर्म दे रहा है, ये आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, इसका मतलब आयोडोफॉर्म पॉजिटिव बोल रहे हैं। अपना आंसर तो देखो ए हो गया है, 2 पहले काट दिए, इसको और चेक कर लेते हैं अच्छे से। क्या कह रहे हैं कि AgNO3NH4OH के साथ में नेगेटिव, तो कीटोन नेगेटिव देगा, ये तो पॉजिटिव देगा, अपने आप ही आंसर क्या हो गया अपना? ए हो गया, ये भी गलत हो गया। ये आपको पता है विद इन सेकंड वाले क्वेश्चंस हो गए हैं, आप कैसे दिखते ही आंसर होने वाली बातें हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो पहले तो आप इसको पोज कर लो और सोल्व करो। मैं तो ये कहूँगा सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते ही पोज करो, सोल्व करो। सोल्व करने के बाद में आपको लगे कि हमारे को सर ने जो सोल्व कराने के बाद हमारे को भी आंसर वही आया है जो सर ने बताया है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड्स बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन
एज शोवन इन द गिवन स्कीम। कुछ स्कीम दे रखी, क्या कर रखा है, बाइनरी मिक्सर कंटेनिंग कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, नीचे दे रखे हैं जी भाई कंपाउंड ए कंपाउंड बी, ठीक है, इनका ये मिक्सर, इन दोनों को मिक्सिंग कर दिया। अब ये कह रहा है कि मैं NaOH डालूं तो भी वो अलग सेपरेट होने चाहिए, और उसमें NaCO3 डालूं तो भी वो सेपरेट होने चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। वापस समझना, कह रहा है कि NaOH डालोगे तो भी उनको सेपरेट करना है, NaCO3 डालोगे तो भी उनको सेपरेट करना है। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको मैंने जो एसिड बेस रिएक्शन पढ़ाई थी ना उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनरल क्या होता है कि कोई भी एसिड आपको दिख रहा है कि साहब वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, आप करवा देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा वो किस तरीके का आगे वाला एसिड बन रहा है। अगर आगे वाला एसिड ज़्यादा एसिडिक बन रहा है, बात समझना, तो रिएक्शन उधर नहीं जाएगी। इधर अगर एसिडिक ज़्यादा है तो आगे कम एसिडिक बनेगा तो ही रिएक्शन जाएगी। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, ठीक है। चलते हैं, देखो क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, तो फिर वापस रिकॉल करवाता हूं एक बार। कह क्या रहा है कि जो भी बाइनरी मिक्सर दे रखा है वो NaOH से भी सेपरेट होना चाहिए और NaCO3 से भी सेपरेट होना चाहिए, पहली बात। चलते हैं जी, तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं कि ये है आपका फिनोल और ये है आपका एसिड। तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने कहा था फिनोल में भी NaOH सोल्यूबल है तो एसिड में तो NaOH सोल्यूबल होगा ही। अरे भाई बेस है, इस एसिड, ये भी अच्छा एसिडिक है, ठीक है, इसके अंदर एसिड बेस रिएक्शन भी जाओ आप, तो ये भी इसमें सोल्यूबल है, ये भी इसमें सोल्यूबल है, तो कुल मिला के यहाँ तो NaOH डालोगे तो सेपरेट आउट होंगे नहीं, दोनों सोल्यूबल हो जाएंगे। जब दोनों सोल्यूबल हो जाएंगे तो सेपरेट आउट कैसे करोगे? करना क्या है जी भाई, कुछ भी नहीं, एक के साथ में रिएक्शन होनी चाहिए, एक में सोल्यूबल हो रहा है दूसरे में नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन की कुछ बातें कर ले अपन, तो ये तो दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये आंसर तो अपना नहीं होगा। समझ में यही बात। दूसरा देखो, ये वाला दे रखा है आपका एसिड और ये एल्कोहल है, ध्यान से सुना भाई साहब, बेंजेलिक एल्कोहल है लेकिन एल्कोहल है, तो एल्कोहल है वो NaOH के अंदर सोल्यूबल नहीं है। NaOH के अंदर सोल्यूबल कौन से होंगे? फिनोल्स वगैरह है या फिनोल के डेरिवेटिव जो भी है वो NaOH के अंदर सोल्यूबल होंगे। समझ में आ रही है? अरे भाई मैं ये कह दूं कि जो H2O से ज्यादा एसिडिक होंगे वही सोल्यूबल की बात कर लो मैं बेसिकली। तो इस केस में देखो आप अच्छे से कि ये वाला तो सोल्यूबल हो जाएगा NaOH में, ये वाला नहीं होगा। देखो इसको मैंने पहले इसलिए काट दिया है कि यहीं पे नहीं हो रहा है, जबकि दोनों को आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने नीचे वाले को चेक नहीं किया है। दोनों के केस में सेपरेट आउट होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो पहले इस केस में तो देखो ये पास हो रहा है कि ऊपर वाले में तो बिल्कुल ये इसके साथ में NaOH, समझना वैसा बच्चे से, NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं देगा, जबकि COOH के साथ में सोल्यूबल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? सेकंड आ जाओ, बताओ ये NaCO3 के साथ में रिएक्शन दे देगा, ये वाला NaCO3 के साथ में रिएक्शन नहीं देगा, इसका मतलब नीचे वाले से भी मैं सेपरेट कर सकता हूं। तो एक आंसर तो अपना बी हो गया। देखो इन्होंने बोला है कि बाइनरी मिक्सचर्स और मिक्सचर्स मतलब एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो एक आंसर तो अपना बी हो गया। तो सारा चेक करते हैं। देखो अब बात करते हैं सी की। तो देखो सी के केस की बात करें अपन अच्छे से, तो NaOH की केस की बात करें तो फिनोल है, बिल्कुल है, और ये वाला है एल्कोहल है, तो ये तो आंसर हो रहा है अपना इस केस में, NaOH के केस में। तो क्यों कि ये तो सोल्यूबल हो जाएगा, ये सोल्यूबल नहीं होगा। अरे समझ में आ रही है बात? क्लियर है? लेकिन क्या NaCO3 की बात करें तो NaCO3 तो ना तो इससे रिएक्शन कर रहा है ना इससे रिएक्शन कर रहा है, तो NaCO3 के केस में ये कंपाउंड सेपरेट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये आंसर भी गलत हो गया। भाई साहब वापस समझना, ये एल्कोहल है, ये फिनोल है, NaOH के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो इसकी तो नहीं होगी, इसकी तो होगी ना, तो सेपरेट आउट हो गया। इस केस में तो दोनों की नहीं हो रही है। अरे तो भाई अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी एक के साथ में होनी चाहिए, ऊपर वाले में भी किसी एक के साथ में होनी चाहिए, एक के साथ में नहीं होनी चाहिए, नीचे वाले में भी किसी एक के साथ में होनी चाहिए, एक के साथ में नहीं होनी चाहिए। दोनों के साथ नहीं हो रही तो भी कोई मतलब नहीं है, दोनों के साथ हो रही है तो भी कोई मतलब नहीं है। आ जाओ साहब, अब देखो आगे क्लियर होगी, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। अब इस केस में आओ, पता मैं NaOH के साथ में रिएक्शन कराऊं तो इसकी तो रिएक्शन हो जाएगी, एल्कोहल की तो नहीं होगी ना, एसिड की तो हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ऊपर वाले से तो मैं सेपरेट आउट कर सकता हूं। नीचे वाले में NaCO3 ये तो नहीं देगा CO2, लेकिन ये तो एसिड है, ये तो देगा ना प्रेफरेंस। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड डी। बात समझ में आई क्या? ये वाला ऊपर वाले के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये वाला इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। ऐसा ही NaCO3 की बात करें तो NaCO3 इसके साथ में CO2 नहीं देगा, इसके साथ में CO2 दे देगा। तो आंसर क्या हो गया अपना? बी एंड डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा एक बार और आप इसको रिवाइंड करके आप दोबारा इसको पढ़िएगा, समझिएगा अच्छे से, बहुत मजा आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।